गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल हम जो चर्चा कर रहे थे संघीय कार्यपालिका, और संघीय कार्यपालिका में जो हमारा पहला टॉपिक जो चल रहा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने बात की थी संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 52 से 61 तक हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 52 पे हम चर्चा कर चुके थे। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 क्या कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। गौर से सुनिए, अनुच्छेद 52 कह रहा था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन होगा, उसकी योग्यता क्या होगी? देखिए, मैंने 4 योग्यताएं आपको बताई थी कि वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 बात, उसकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष हो? 35 वर्ष हो। नंबर 3 बात, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और नंबर 4 बात, वह लाभ के पद पर न हो। इन चारों बातों, योग्यता के सवाल थी, इन योग्यताओं का उल्लेख जो था अनुच्छेद 58 यानी 58 में था, बता दिया था मैंने आपको। अनुच्छेद 53 कहता है उसके बाद में कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद में अनुच्छेद 54 जो था उसमें हम बात कर चुके थे। अनुच्छेद 54 कह रहा था राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेंगे, उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे। तो उनकी भी चर्चा हम कर चुके थे कि लोकसभा, राज्यसभा अर्थात संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मेरे कहने का मकसद, संसद के दोनों सदस्य लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित, व सभी राज्यों में जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए जो निर्वाचित है वो भाग लेंगे। तथा दिल्ली व पुडुचेरी, वहां पर भी विधानसभा है, तो वहां के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। ये तो थे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे कि ये लोग भाग लेंगे। आगे जो हमारी बात आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसका इलेक्शन होगा किस प्रकार से, उस निर्वाचन की विधि क्या रहेगी, आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर। पहले हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका कार्यकाल, और उसके बाद में राष्ट्रपति की शपथ का क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है, ये सारी चर्चा आज हम कर लेंगे। और कल के लिए जो एक पार्ट और बचेगा राष्ट्रपति के संबंध में, वो रहेगा राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। उसके बाद में राष्ट्रपति की तीनों प्रकार की शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी, व्यवस्थापिका संबंधी और न्यायपालिका संबंधी, जो आगे है ना 3 दिवसों में हम पूरी कर देंगे। आ जाइए यहाँ सारे के सारे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की अगर अपन लोग बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। देखिए गुप्त है ये मतदान प्रणाली, नोटिस कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए, नोट बाद में करना। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि प्रचलित है, जिसका 55 में राष्ट्रपति की विधि का उल्लेख है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। अब आप सोच रहे होंगे एकल संक्रमणीय क्या है, आनुपातिक क्या है, तो मैं दोनों शब्दों को डिफाइन कर दूं। पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति का इलेक्शन आपको लड़ने के लिए निर्वाचन की विधि है, राष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास 50 प्रस्तावक वह 50, ये प्लस में है अन्यथा में नहीं, अनुमोदक आवश्यक है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक है। ये बात नोट डाल के लिख लेना। नंबर 2 नोट एक और डालना और उसमें लिख लेना, राष्ट्रपति का इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए जो जमानत राशि है वो है 15,000 रुपये। कितनी है?
जमानत राशि 15,000 रुपए है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक है। नंबर 2 बात 15,000 रुपए की जमानत राशि है और यह जमानत राशि तब जब्त कर ली जाती है जब कुल वैध मतों का, जितने वोट डाले गए हैं उसमें से जो वैध मत है सही करार दिए गए हैं, अगर वैध मतों का 1/6 किसी कैंडिडेट को प्राप्त नहीं होता है, तब यह राशि, जिसको आप कहते हो कि उसकी जमानत जब्त हो गई, यह राशि जब्त कर ली जाती है। ये 2 बिंदु अलग से लिख लेना। नंबर 1, 50 प्रस्तावक का 50 अनुमोदक आवश्यक है। नंबर 2 बात, इसके लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि जरूरी है और वह तब जब्त कर ली जाती है कब, जब वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता है। नोटिस कर ली। डस्ट फिर भूल गया क्या देना मनीष। अब अपन लोग बात करेंगे एकल संक्रमणीय अनुपातिक। ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक क्या मामला है, 2 बातें आपके डिफाइन क्लियर होगी। हम लोग बात करेंगे एकल संक्रमणीय शब्द क्या है। देखिए, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है, इसमें जो मत है, इसमें जो वोट है, वो वरीयता क्रम में डाले जाते हैं। किसमें? वरीयता क्रम। वरीयता क्रम का मतलब समझ रहे होंगे आप, चॉइस भरवाई जाती है। जैसे 4 लोग हैं, राम है, श्याम है, अनुज है और दीपक है। ये 4 हैं। वरीयता का मतलब ये है, जैसे आप स्वयं ये मान लीजिए एमएलए या एमपी है, वोट डाल रहे हैं, आप कहोगे कि आपसे चॉइस भरवाई जाएगी, भाई पहले नंबर पे अनुज बन जाए, अगर अनुज न बने श्याम बन जाए, ये भी न बने तो ये बन जाए, ये न बने तो ये बन जाए। मतलब एक व्यक्ति जितने कैंडिडेट मैदान में है, जितने उम्मीदवार मैदान में है, उनको अपना मत दे सकता है। उसी प्रकार से नीचे और जो आएंगे मत, उसी प्रकार जैसे कोई और आ गया, उसने कहा ये बन जाए, ये बन जाए, उसके उपरांत इसकी काउंटिंग होती है। लेकिन आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, जो मुख्यतः बात यहां से कैच करने वाली है वो ये है, एकल संक्रमणीय प्रणाली में इसको एकल संक्रमणीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा, जीतने वाले उम्मीदवार को क्या चाहिए? न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटे से अभिप्राय है आधे से 1 ज्यादा। मेरी बात गौर कीजिएगा, जैसे 100 वोट है, चाहे उम्मीदवार 20 मैदान में हो, लेकिन 51 मत जिस व्यक्ति को आएंगे, जिस उम्मीदवार को आएंगे, वही विजयी घोषित होगा। मान लीजिए 51 नहीं आए तो क्या होगा? फिर क्या होता है? मतों का हस्तांतरण होता है। जिसके सबसे कम वोट होते हैं, जिसके सबसे कम मत होते हैं, उस उम्मीदवार को मैदान से बाहर कर दिया जाता है और उस उम्मीदवार को जो वोट आए थे, उन मतों का हस्तांतरण अन्य उम्मीदवारों में कर दिया जाता है। इसलिए एकल संक्रमणीय प्रणाली को हस्तांतरणीय प्रणाली भी कहा जाता है। मेरी बात समझ गए होंगे आप। एकल संक्रमणीय का मतलब इसमें मत जो है वरीयता में दिए जाते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। ठीक है ना? न्यूनतम कोटे का मतलब आधे से 1 ज्यादा। सबसे कम वोट, अगर न्यूनतम कोटा किसी को प्राप्त नहीं होता, मान लीजिए उम्मीदवार ज्यादा थे, ठीक है ना, ये मान लीजिए 10 उम्मीदवार थे, 100 वोट थे, किसी को 41 आए, किसी को 31 आए, किसी को 9 आए, किसी को 13 आए, 51 किसी को नहीं आए ना। जिस उम्मीदवार के सबसे कम मत होंगे उसको बाहर किया जाएगा और उसके मत अन्य उम्मीदवारों के खाते में अवरीयता से डाले जाएंगे। वो कैसे डाले जाएंगे आगे बताऊंगा आपको मैं। इसलिए एकल संक्रमणीय प्रणाली को हस्तांतरणीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अब बात रहती है अनुपातिक। इसको अनुपातिक क्यों कहते हैं, यही लिख देता हूं मैं। अनुपातिक
आपको मैंने एक शब्द बताया था पहले, न्यूनतम कोटा। इसको अनुपातिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जीतने वाले उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, और न्यूनतम कोटे से अभिप्राय 50 से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा, इसलिए इसको अनुपातिक पद्धति भी कहा जाता है। ये थी मित्रों निर्वाचन की विधि। क्या थी? निर्वाचन की विधि। आगे चलिएगा आप। देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो जो लोग भाग लेते हैं, मतों की गणना कैसे होती है, ये तो केवल विधि बताई है, इस विधि से इलेक्शन होता है। अब वोट कैसे डाले जाएंगे, कौन कौन लोग भाग लेंगे, उनकी चर्चा अभी बाकी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो एमएलएज है, जिसको आप विधायक कहते हो, ठीक है ना, और एमपी जो है, दोनों की बात करेंगे अपन लोग। इनका मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, क्योंकि एमएलए और एमपी दोनों भाग लेते हैं, तो इनका मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, मतलब ये वोट डालते हैं, इनकी काउंटिंग कैसे होती है। विधायक का मत मूल्य निकालना, आज हम देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। इसका जो सूत्र है आपने कक्षा 12वीं में पढ़ा होगा। देखिए उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा, गौर कीजिएगा, मैं आपको राजस्थान के संदर्भ में बताऊंगा, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की विधानसभा में, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की जो विधानसभा है, उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, मतलब जो लोग इलेक्टेड निर्वाचित होते हैं उनकी संख्या। जैसे राजस्थान में कितनी है? 200, ठीक है ना। आगे देखिए गुणा 1/1000। एक विधायक का जो मत मूल्य है राष्ट्रपति के चुनाव में, वो कैसे निकाला जाता है? उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की जो विधानसभा है उसमें निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। तो आप ये मान के चलिए, हम जैसे राजस्थान का निकालते हैं, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, मैं जो शब्द बोल रहा हूं, जो मैं बात बोल रहा हूं, उस राज्य की कुल जनसंख्या, तो जनगणना के आंकड़े सभी को याद है, 2011 की जनगणना के, वो आंकड़े यहां काम नहीं आने वाले, इसलिए बोल रहा हूं आपको। उस राज्य की कुल जनसंख्या, यहां पर जो जनगणना का आधार वर्ष है वो 1971 को माना गया है, जो 2026 तक यथावत रहेगा। आप सोच रहे होंगे ये क्या मामला है ना। देखो ये जो विधायक का मत मूल्य निकाला जा रहा है, इसमें जनगणना का जो आधार वर्ष है वो 1971 को माना गया है। 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य है वो कितना आता है? 129 आता है। कितना आता है? प्रश्न पूछा जा सकता है भी राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है ना, जो एमपी एमएलएज, मेरी बात समझें आप गौर से, विधायक व सांसद का जो मत मूल्य है या सांसद का मत मूल्य है, उसमें जनगणना का आधार वर्ष क्या है? 1971, जो 2026 तक यथावत ही रहेगा। 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, देखिए जैसे आपके एक विधायक, आपके क्षेत्र का कोई एक विधायक अगर वोटिंग करता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो एक नहीं माना जाता, जबकि 129 काउंट होता है। कितना काउंट होता है? 129। राजस्थान के एक विधायक का एक मत मूल्य 129 है। आपको ये तो आइडिया हो गया होगा, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, तो यकीन मानिए प्रत्येक राज्य के
एमएलए का, प्रत्येक राज्य के विधायक का मत मूल्य भी अलग अलग ही होगा। ठीक है ना, ये उतार लीजिए आप, विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 आता है, और ये जो विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, उसमें जनगणना का आधार वर्ष आज तक भी 1971 की जनगणना है, जो 2026 तक यथावत रहेगा। पहले ये नोट कर लीजिए आप, ताकि मैं आगे चलूं। मिटा दे। अब हम बात करेंगे एक सांसद का मत मूल्य निकालने की। ये तो था कि एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक विधायक का मत मूल्य निकाला था मैंने। अब हम सांसद का मत मूल्य निकालते हैं। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालते हैं भाई? हमारे श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से एमपी साहब, सांसद महोदय जब वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो कितने वोट काउंट होते हैं आज जानेंगे हम लोग। सांसद का मत मूल्य निकालने का जो सूत्र है, देखिए, सभी जो राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, सभी राज्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी, सभी राज्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, सभी राज्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या नहीं पूछी है। यहां पर गौर करना, जब ऑप्शन में ये बात आ गए ना, यहां पर हम मात खा सकते हैं। सभी राज्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्यों का योग। बस यहां ध्यान देना, मतों के मूल्यों का योग की बात हो रही है यहां पर। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जो बात मैंने बंद की है वो नोटिस कर लेना आप भी। सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है ना, उनकी संख्या नहीं, जबकि उनके मतों के मूल्यों का जो कुल योग है बटा संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या। कोई विद्यार्थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें अभी मेरे बताने से पहले कि संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है। कोई बता दे चाहिए, संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है। ठीक है ना, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं पहले, हालांकि ये लाइव क्लासेस नहीं है वरना आपका मूल्यांकन हो जाता। मान लीजिए प्रश्न आ गया पटवार भर्ती परीक्षा में, क्योंकि आएगा, ऐसा ही आएगा, पेपर जो है वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रश्न ये आ गया, संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, 543, बी में देखिएगा 552 और सी में लिख दे 250, ठीक है ना, और डी में लिख दे 500, 238, ठीक है ना। चलो यहां कंफ्यूज होंगे आप, एक मैं और लिख देता हूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या है 543, 552, 250, इनमें से कोई नहीं। आपके दिमाग में आपके जो उत्तर चल रहा है इनमें से है, ठीक है ना। आपने सोच लिया अभी आपको करना क्या है, लेकिन आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, उत्तर जो है इसका वो कौन सा है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप सोच रहे होंगे फिर क्यों करवा रहे, ऑप्शन लिखे क्यों, है ना, ये संख्या लिखने की क्या जरूरत थी जब उत्तर ये था। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तब कह रहा हूं मैं, मैथ्स के अंदर ऐसे प्रश्न आए हैं। पटवार भर्ती परीक्षा, जो पटवार प्री का जो आयोजन हुआ था वर्ष 2016 में, उसे मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें
उत्तर जो है ना 4-5% ऐसे आए थे जिनका आंसर ये आ रहा था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, लेकिन हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो ऑप्शन में था, ठीक है ना। और हमने ये सोचा भी हमने निकाला है तो ऑप्शन में है, इसका मतलब हम सही है। मूल्यांकन एग्जामिनर जो है वो हर दृष्टि से मूल्यांकन करके फिर ऑप्शन डालता है। तो आप देखिए संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या क्या रहेगी। देखिए संसद में लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे जिनका झंझट खत्म हो गया है, मैंने आपको बता दिया पहले की क्लास में। 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, उनका रिजर्वेशन हटा दिया गया है, जिस पर कभी स्पेशली एक क्लास लेकर के चर्चा करेंगे। जब हम आरक्षण की बात करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे, SC ST का, OBC का, जनरल का या एंग्लो इंडियन का, तब ये चर्चा जरूर करेंगे। 543 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं। और देखिए राज्यसभा में कितने होते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में, ठीक है ना, 245 सीटें हैं, जिनमें आपको पता होगा 12 तो क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान क्षेत्र के कितने बच गए, 233, इतने बचे क्या। अब देखिए 6 7 7 संख्या कितनी आ गई, 776 कितनी आ गई। यकीन मानिए अगर ऑप्शन यहां ये होता 776 दिया होता, ठीक है ना, तो आप क्या करते। यहां के विद्यार्थी तो यहां तक पहुंचते नहीं, उससे पहले क्या है वो धोख लगा करके ये भर देते इन दोनों में से कोई ना कोई एक आधा, है ना। संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या से मतलब है लोकसभा व राज्यसभा की कंबाइंड संख्या, ठीक है ना। वो लोग इसमें भाग लेते हैं। मैं हटा देता हूं। एक सांसद का जो मत मूल्य निकाला जाता है, सभी राज्य व दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्यों का योग बटा संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या जो कुल 776 है, ठीक है ना। इसमें भी जो जनगणना का आधार वर्ष है वो 1971 की जनगणना को माना गया है, जो 2026 तक यथावत रहेगा। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि 1971 की जनगणना के अनुसार एक सांसद का जो मत मूल्य आता है हिंदुस्तान में, भारत का, वो आता है 708। कितना आता है, 708। एक सांसद का जो मत मूल्य है वो 1971 की जनगणना के अनुसार 708 है। नोटिस कर लीजिए 1971 की जनगणना के आधार पर एक सांसद का जो मत मूल्य है वो 708 है। ये ठीक कॉमन बात। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, एकल संक्रमण या अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालते हैं आपको याद हो गया, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं आपको याद हो गया। अब चलते हैं आगे। कुछ एक विशेष बातें राष्ट्रपति के पास कुछ एक विशेषाधिकार है, वो वीटो पावर जो है उसकी मैं यही चर्चा कर लेता हूं, आप नोट डाल करके लिख लेना। अनुच्छेद 361 के अंदर राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, राष्ट्रपति व राज्यपाल जब तक पद पर है उनके खिलाफ कोई भी न्यायालय, कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या वो किसी राज्य का हाई कोर्ट हो, अनुच्छेद 361 क्या करता है, विशेषाधिकार, हेडिंग डाल लेना आप, विशेषाधिकार किसको, राष्ट्रपति व राज्यपाल को, ठीक है ना। क्या विशेषाधिकार है, अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल जब तक पद पर है, गवर्नर व प्रेसिडेंट, तब तक कोई भी न्यायालय उनके विरुद्ध नोटिस जारी नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप चाहे वो दीवानी मामला हो चाहे वो फौजदारी मामला हो, लेकिन एक प्रावधान जरूर है, वो सुन लीजिएगा यहाँ, केवल और केवल दीवानी मामलों में, केवल और केवल दीवानी मामलों में जो दहेज प्रकरण वगैरह होते हैं, दीवानी मामलों में 2 महीने की पूर्व सूचना देकर राष्ट्रपति को 2 माह पहले अवगत करवा करके केवल और केवल पूछताछ की जा सकती है। देखिए कितना बड़ा वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति व राज्यपाल जब तक पद पर है कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय उनके खिलाफ नोटिस जारी नहीं करेगा, चाहे वो दीवानी या फौजदारी मामला हो। लेकिन केवल दीवानी मामलों में 2 माह पहले सूचना देकर के उनसे केवल और केवल पूछताछ की जा सकती है।
ये राष्ट्रपति का वीटो पावर है, एक विशेषाधिकार है जो ध्यान में है, तो मैंने चर्चा कर ली। हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो लगे हाथ एक चर्चा में और कर लूं। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 71 71, हालांकि कल इस पर चर्चा बीच में रह गई थी। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। आर्टिकल 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में सुनवाई कौन करेगा? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इस संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ जिसको आप कहते हैं हिंदी में संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ के गठन का प्रावधान भी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, वो इसका डिसीजन देगी, ठीक है ना। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है, ठीक है, वो आगे जब भी बात आएगी किसी मामले की तो बताऊंगा आपको मैं। काफी मामले बेरोजगारीवाद है, चाहे वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है, मिनर्वा मिल्स वाद है। इन बेंचेज, यहाँ जो बेंच बैठी उनके, जैसे हाल ही में चर्चा में रहा है अयोध्या वाला मामला, राम मंदिर बनेगा, तो बता दूंगा आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे बैठी, कितने लोग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रावधान किस आर्टिकल में है, वो बाद में बात करेंगे, वरना यहां से भटक जाएंगे। तो आप भी यहां रहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा अवेयर रहिए। हम संवैधानिक पीठ की बात करेंगे। अभी ताजा ही हमारे एक मामला चर्चा में रहा है, राम मंदिर का अयोध्या वाला मामला, जिसमें एक संवैधानिक पीठ बैठी थी, एस बोबड़े साहब उस समय थे। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को पावर है, उसका अधिकार है, और संवैधानिक पीठ भी गठित हो सकती है। राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि कोई नया उत्तराधिकारी शपथ नहीं ले लेता। ये बात नोट डालकर लिख लीजिएगा। दो बातें जो मैं लिखाऊं, एक तो राष्ट्रपति कब तक रहेगा पद पर? जब तक नया उत्तराधिकारी, जब तक नया उत्तराधिकारी शपथ न ले ले तब तक रहेगा, ठीक है ना। नंबर 2 बात, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर, मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाने ही होंगे। 6 माह के भीतर इलेक्शन करवाया जाना अनिवार्य है। और इलेक्शन करवाएगा कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग 6 माह के भीतर इलेक्शन करवाए जाने अनिवार्य है, कंपलसरीज है। ये बात आप नोट कर लें, जो मैंने 3 बातें लिखाई है। एक तो अनुच्छेद 71, ठीक है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई इलेक्शन में विवाद होता है तो केवल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। नंबर 2 पॉइंट, जब तक उत्तराधिकारी शपथ नहीं लेता तब तक राष्ट्रपति पद पर रहता है। और नंबर 3 बात, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाने अनिवार्य है। लिख लीजिए आप इतना, फिर मैं आगे चलता हूं। ये था मित्रों आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। अब हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लो आप, 2 लाइन छोड़ देना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब आप 2 लाइन छोड़ दीजिए और हेडिंग डाल लीजिए कार्यकाल। ठीक है ना, और इसके ब्रैकेट में कर लेना अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद 56, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कार्यकाल को? सुन लो रे पटवारियों, टेन्यूर। ये पारिभाषिक शब्दावली में पूछा जा सकता है शब्द टेन्यूर वाला, ठीक है ना। कार्यकाल टेन्यूर अनुच्छेद 56 में इसका प्रावधान है। इसमें लिख लीजिए आप, राष्ट्रपति जिस दिन पद ग्रहण करता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है?
5 वर्ष का कार्यकाल होगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। नंबर 2 बात जो अनुच्छेद 56 में दी गई है, ठीक है ना, अनुच्छेद 56 में एक बात और दी गई है, वो है, ध्यान देना इधर, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये जो बात है ये अनुच्छेद 56 में 56 में है। अब आप कहोगे सर हमने तो आज तक जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए हैं हमने आज तक पढ़ा है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 में महाभियोग, आप 56 कहां से ले आए? तो सुनिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 56 में। अब अनुच्छेद 61 में क्या लिखी हुई है वो भी यहां गौर कर ले और नोट डाल करके लिख ले आज ही से। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा जो हटाया जा सकता है वो कैसे हटाया जाएगा, महाभियोग की जो प्रक्रिया है हटाया कैसे जाएगा, उस प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 61 में है, 61 में है। किस बात का? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। गौर कीजिएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 56। अच्छा, वो महाभियोग लगाया कैसे जाएगा, किस सदन में प्रस्ताव आएगा, कितने मतों से पारित होगा, कैसे होगा, प्रक्रिया क्या होगी, महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है अनुच्छेद 61 में है, जबकि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात 56 में लिखी हुई है। आप ये नोट कर लीजिए। एक बात लगे हाथ और लिख लीजिए, एक ही लाइन में है, अनुच्छेद 56 और लिख लो, लगे हाथ 7, अनुच्छेद 57 इसमें क्या लिखा हुआ है, यहां से प्रश्न बड़े गजब का आता है, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। अनुच्छेद 57 जो कहता है बात पहले सुन लीजिए आप। कार्यकाल की बात हो चुकी है, हमारी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हो चुका है, निर्वाचन की विधि हो चुकी है, लेकिन अनुच्छेद 57 जो है वो जो बात कहता है, देखिए आप मुझे ये बताएंगे एक व्यक्ति भारत का बताओ कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? एक व्यक्ति भारत का कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना, या 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। ऑप्शन इस प्रकार के हो सकते हैं आपके सामने। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात हुई है। किसकी? पुनर्निर्वाचन की बात हुई है। और अनुच्छेद 57 क्या कहता है, सुनिए जरा, अनुच्छेद 57 कहता है, पुनर्निर्वाचन की बात करता है और कहता है एक व्यक्ति भारत का कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। स्पष्ट शब्द में कहते हैं अनुच्छेद 57 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति भारत का कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। स्पष्ट कह रहे हैं ना, कहीं ऐसा न हो। मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे, लगे यार, प्रश्न ये आ गया, मान लो एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति रह सकता है, राष्ट्रपति रह सकता है। इसमें जो करीबी ऑप्शन डाले जाते हैं देखिए जरा, ए, बी, सी और डी में 2 वर्ष, 5 वर्ष, 2 बार, 5 बार, 4 बार, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो सुनिए क्या हो सकता है कि इस संबंध में संविधान मौन है। इस संबंध में संविधान क्या है? मौन है। आप यहां जो लैंग्वेज लिखी है वो सुनिए। अनुच्छेद 57 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 57 कहता है कि एक व्यक्ति भारत का कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। मौन थोड़ी है संविधान, खुल करके कह रहा है कि कितनी भी बार बन सकता है। तो आप इस ऑप्शन का ध्यान रखें, ये ऑप्शन बहुत बार डाला गया है। एक व्यक्ति भारत का कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस संबंध में संविधान मौन नहीं है, खुल कर कहता है। क्या कहता है कि एक व्यक्ति भारत का कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये इतना आप नोट कर लीजिए पहले। कार्यकाल अनुच्छेद 56 में दिया गया, टेन्यूर कहते हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है ना, स्पष्ट शब्दों में। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात अनुच्छेद 56 में है। 61 में क्या है, ये बात है।
और 56 कहता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात करता है और कहता है अनुच्छेद 57 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 57 कह रहा है एक व्यक्ति भारत का कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस संबंध में संविधान मौन नहीं है, चुप नहीं है, खुल करके बोलता है। ठीक है ना। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, 2 लाइन छोड़ दो, शर्तें। पहले हमने बात की थी योग्यता की, देखो यहां समझने वाली बात है वरना यह गड़बड़ हो जाएगी। योग्यता जो है राष्ट्रपति पद के लिए, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में है। आपको 4 योग्यताएं वो याद होगी। ये जो है शर्तें, इसका उल्लेख भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 59 वहां है। आप दोनों को कमेंट देखेंगे, योग्यता में फर्क क्या और शर्तों में फर्क क्या है। योग्यता तो ये कहती है वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लाभ के पद पर न हो, वह क्या न हो, लाभ के पद पर न हो। ये चारों बातें यहाँ पे कंठस्थ है। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और वह मूल रूप से भारतीय हो। ये जरूरी नहीं है वह भारतीय हो केवल, ये जरूरी है। अब देखिए शर्तें, शर्तों में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है। अनुच्छेद 59 में क्या दिया गया है कि वह राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में पता ही आपको विधान परिषद और विधानसभा होती है। विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखिए अगर राष्ट्रपति बनने से पूर्व विधानसभा या किसी विधान परिषद का मेंबर है, उसका सदस्य है, तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही राष्ट्रपति बनने के बाद यह पद स्वतः खाली माना जाएगा, स्वतः रिक्त हो जाएगा। गौर कीजिएगा जरा, स्वतः रिक्त हो जाएगा, ये पद खाली माना जाएगा अपने आप। नंबर 2 बात, राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा, ठीक है ना, जिस प्रकार से किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य भी नहीं हो सकता। और नंबर 3 बात, संसद का सदस्य, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और नंबर 3 बात, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते जो दिए जाएंगे वो कौन निर्धारित करेगी? पार्लियामेंट, संसद निर्धारित करेगी। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करेगी। और नंबर 4 बात, राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की, वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। कटौती नहीं कर सकती संसद, बढ़ा सकती है लेकिन वेतन भत्तों में कटौती नहीं कर पाएंगे। वेतन भत्तों का निर्धारण पार्लियामेंट करेगी। और ये बातें आपने देख लिया होगा, शर्तें क्या है और योग्यता क्या है, दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अरे पारिक, ये उतार लीजिए आप। शर्तें, वह राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह संसद या किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण पार्लियामेंट करती है और उसके वेतन भत्तों में पद पर रहते हुए किसी प्रकार की कटौती, किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। और योग्यता आपको कंठस्थ है ही है। अब हम उस बिंदु पर चलते हैं जहां से एक नया खेल शुरू होता है कार्यपालिका में, राष्ट्रपति में, ठीक है ना। जो सबसे इंटरेस्टेड रहेगा, जिसको जानने के इच्छुक भी आप सोच रहे थे, वो सीधा आ जाए, है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए शपथ, ठीक है ना। इसके ब्रैकेट में कर लेना अनुच्छेद 60। देखिए राष्ट्रपति बन गया है, योग्यता की बात कर ली हमने। मैं दोबारा इस तरफ लिख देता हूं कुछ एक बिंदु। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
ये बात मैंने कह दी। मैंने उसके नीचे लिखाया था कौन होगा, उसकी योग्यता की बात कर ली। 53 कहता है समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। कितने मिनट हो गए? हाँ जी, क्लास 40 मिनट की हो चुकी है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बोला था मैंने। और नंबर 54 आर्टिकल 54 अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 आपको याद है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसकी हम बात कर चुके हैं मित्रों। और 55 जिसकी आज ही बात की है हम लोगों ने, आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात कर चुके हैं कि एक व्यक्ति भारत का कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? स्पष्ट शब्दों में कहता है कि एक व्यक्ति भारत का कितनी भी बार राष्ट्रपति हो सकता है। और अनुच्छेद 58 यहां लिख देता हूं मैं, योग्यता, जो शुरू में मैंने बताई थी आपको 4 योग्यताएं। और अब बात करेंगे हम 60 की। और 59 आपको याद हो ही गया होगा, क्या थी 59 में? राष्ट्रपति पद की शर्तें। क्या थी शर्तें? 58 में योग्यता, 57 में पुनर्निर्वाचन, 56 में कार्यकाल प्लस महाभियोग लगाया जा सकता है। और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, 54 में निर्वाचक मंडल, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 53 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 आप इतना उतार लीजिए और उसके आगे लिखिएगा मैं देखो कंठस्थ नहीं होगा तब तक आगे चलूंगा नहीं, राष्ट्रपति ढंग से तैयार नहीं होगा ना। अभी तो राष्ट्रपति 10-12 दिन चलेगा, चिंता मत करें आप। जब तक राष्ट्रपति खुद नहीं बन जाते ना आप, तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। शपथ की बात आती है, ऑथ जिसको आप कहते हो, पटवारी ध्यान दे लो रे, OATH ऑथ। ये पारिभाषिक शब्दावली में पूछा जाता है हिंदी में, व्याकरण में। राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में, आर्टिकल 60 में है। राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शपथ किस बात की लेता है वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा व लोक कल्याण की शपथ लेता है। ऑप्शन में आपको यह भी मिल सकता है, देश की रक्षा, समाज सेवा, लोक कल्याण, जनता की सेवा, है ना। ऐसे शब्द संविधान में नहीं है। क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में? संविधान की रक्षा व लोक कल्याण, केवल यहां 2 शब्द हैं। राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है? संविधान की रक्षा व लोक कल्याण की शपथ लेता है। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा SC, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और हाँ, अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, जो सबसे वरिष्ठतम है सुप्रीम कोर्ट में, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो शपथ दिलाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो उससे वरिष्ठतम तो कोई होगा, वो शपथ दिलाएंगे। ये था शपथ, ठीक है ना। राष्ट्रपति महोदय का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। और कल की जो क्लास लेकर के आपके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा वो रहेगा राष्ट्रपति को हटाना कैसे है, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या रहता है आगे, आज तक किस प्रकार से महाभियोग लाया गया है, कौन कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया, पारित हो गया या बीच में रह गया या कोई इस्तीफा देकर के चला गया। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।